हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से आदेश एक टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगी अजित, लेकिन उसके पहले मोहित दुबे के पास चलते हैं। मोहित, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, कार्यकर्ता दूर दूर से लगातार आ रहे हैं, जरा लोगों से बातचीत कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। मोहित। बिल्कुल ठीक बात कर रही है चित्रा, आपकी बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो ग्राउंड में बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी कतारों में लोगों का आना बंद नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए कि दो तरफ कतारें लगी हुई हैं और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। अंतिम संस्कार यहाँ पे होने जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से आज अजीत दादा को आप याद करते हैं और कहाँ से आए हैं? इतना कद्दावर नेता अगले 100 साल में पैदा नहीं होने वाला, विजन वाला नेता, लोगों की सोच वाला नेता। आप ये भीड़ देख रहे हो, कैसा लग रहा है आपका? जमीन पे थे, कभी गरीबों के साथ में थे, अमीरों के साथ में नहीं थे। पूरे पूना जिला हमारा बहुत बड़ा अनाथ हो गया, अभी हम सब लोग अनाथ हो गए। दादा ऐसा कद्दावर नेता महाराष्ट्र को अगले 100 साल में नहीं मिलेगा। इतना विजनरी नेता था वो, सबसे जुड़ा था, किसान से जुड़ा था, गरीब आदमी के साथ जुड़ा था, कोऑपरेटिव सेक्टर में जुड़ा था। मैं पीडीसीसी बैंक में डायरेक्टर हूँ। 29,000 करोड़ का बैंक है हमारा, महाराष्ट्र में 1 नंबर का बैंक है। अजीत दादा का लीडरशिप होने के बावजूद ये बैंक अच्छी तरह से चल रहा है। इतना बढ़िया नेता नहीं होने वाला, गरीबों का मसीहा था। आप ये भीड़ देख रहे हो, पूरे बारामती के रास्ते ऐसे भीड़ से फुले हुए हैं। पूरे बारामती में भीड़ है, पूरे तादाद में लोग पहुंचे कि अंतिम दर्शन करने के लिए, ये कहें कि एक झलक पाने के लिए दादा की यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए? बारामती का प्रॉपर। बारामती से। आप बहुत ज़्यादा भीड़ है, बारामती सहित तमाम जो पुणे का इलाका है उसमें अलग तरीके का विकास अजीत दादा ने किया था। आप किस तरीके से आज दादा को याद करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार होने वाला है? दादा ये बारामती का प्रतिनिधि था, हमारा बड़ा भाई जैसे था। उन्होंने बारामती बहुत डेवलप किया है। आज हमारे साथ नहीं है, हमको बहुत दुख हो रहे। और अजित पवार जैसा नेता महाराष्ट्र में नहीं, दुनिया में नहीं कोई है। दुनिया में नहीं है अजित पवार जैसा नेता। जी, आप क्या कहेंगे? बारामती जैसा अजित दादा का नेतृत्व इस महाराष्ट्र में तो नहीं है, लेकिन जो बारामती में जो अजित दादा ने विकास किया, किसी महाराष्ट्र में किसी तालुका प्रेस में, जिला प्रेस में भी नहीं हुआ। ऐसा विकास हो नहीं सकता। चित्रा देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये वो कतार है और ये कतार जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक ये लंबी कतार दिखाई दे रही है। ग्राउंड जो है लगातार आप कह रहे हैं कि ग्राउंड भर गया है, उसके बाद भी लोगों का हुजूम कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यही एक मौका है अजीत दादा के अंतिम दर्शन को लेकर। यही मौका है कि एक बार अजीत दादा को देख लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बारामती की मिट्टी से प्रेम किया, इसी मिट्टी को उन्होंने संवारा, इसी मिट्टी में आज जो पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। किसी को भाई थे, किसी के वो बेटे थे, किसी के लिए वो जो है वो घर के परिवार जैसे सदस्य थे। तो तमाम लोगों का आना यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो माहौल है वो शोक की लहर में डूबा हुआ है। पूरा बारामती के लोग भावुक हैं। आप किसी से भी ये सवाल कर लीजिए कि दादा को आप कैसे याद कर रहे हैं, तो वो भावुक हो जाता है इंसान, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। हम आपको एक वाकया बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली में आखिरी बार उनसे मुलाकात की थी, प्रफुल्ल पटेल के घर पर। और वहां पर जो है उनसे दादा से पूछा था कि आप तो चुनाव जीत गए हैं, बहनों के खातों में पैसा डालकर, महिलाओं के खातों में पैसा डालकर। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से मैंने पूरे बारामती का विकास किया है, महिलाओं का उत्थान किया है, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलें। यही मेरा विजन था, इसी वजह से मैं ये योजना लेके आया और इसी वजह से हमने महिलाओं के खातों में पैसा डाला। तो मैंने कहा कि दादा, क्या इतना पैसा है कि आप महाराष्ट्र के भीतर लगातार महिलाओं के खातों में डाल सकते हैं? तो उनका ये कहना था कि आप देखते रहिए कि हम किस तरीके से और लोगों के खातों में, महिलाओं के खातों में पैसा डाल के उनको सशक्त करें, ताकि वो घर से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला पाए। तो देखिए, इस तरीके का विजन जो है अजीत दादा का था और उसी विजन के तहत, उसी विजन को लेकर आज उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि दादा का जो कमिटमेंट होता था उसे वो पूरा करते थे।
कुछ और लोग मौजूद बिल्कुल हैं। लगातार आप कहाँ उनके से आए हैं? पहुंचने का सिलसिला जारी है और आपको बताते चले कि तिरंगे से लपेटा हुआ पार्थिव शरीर अब विद्या प्रतिष्ठान इस मैदान के लिए निकल चुका है, जहां पर उनके अंतिम विदाई दी जाएगी और यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिन जिन रास्तों से गुजरता हुआ उनका पार्थिव आगे बढ़ा है, उसके पहले पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें सलामी दी। जहां जहां से गुजरता हुआ उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ा है, वहां वहां महिलाओं के, पुरुषों के, रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अपने आप में विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके अजित दादा वापस नहीं लौटेंगे। इसी वजह से ये तस्वीरें हम सभी को भावुक करती हुई, पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, पूरा का पूरा इतना बड़ा मैदान है और आप देखेंगे पूरा मैदान किस तरह से यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले बारामती में काटेबाड़ी स्थित उनके आवास पर उनको अंतिम विदाई देने के बाद अब श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब उनका पार्थिव इसी मैदान में लेकर आया जा रहा है और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ आपको एनसीपी के कार्यकर्ता ही आपको दिखाई दे जाएंगे। परिवार के लोग, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर इस मैदान में व्याकुल नजर आ रहे हैं। अंतिम यात्रा उनकी निकल चुकी है उसी बारामती की सड़कों से, वो अंतिम यात्रा जहां पर कभी राजनीति का ककहरा सीखा था अजित पवार ने, उसी हिस्सों से गुजरते हुए उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है, जहां पर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया होगा कि एक दिन बड़ा होकर मैं बड़ा नेता बनूंगा, क्योंकि यहीं पर शरद पवार के साथ उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, राजनीति के मैदान में अपने कदम बढ़ाए और उसके बाद अपने लिए बहुत बड़ी लकीर इसी महाराष्ट्र में उनकी ओर से खींच दी गई। एक एक करके सभी की टिप्पणी में ले लेती हूँ, लेकिन उसके पहले गणेश जल्दी से आपके पास आते हुए कौन कौन से और बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है, जो उनके पैतृक गांव में आवास पर रखा गया था, वहां से यहाँ पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और यहाँ पर किस तरह की तैयारी, तस्वीरें क्या दिखाएंगे गणेश आप? जी देखिए चित्रा, 10 मिनट लग सकता है क्योंकि 10 किलोमीटर का अंतर है और कॉन्वॉय के साथ उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। कोई अंतिम यात्रा निकाली नहीं जाएगी, तो सीधे यहाँ विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव पहुंचेगा। और मेरे पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा तो अभी थोड़ी देर पहले राज ठाकरे पहुंचे हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी है और साथ ही साथ रितेश देशमुख भी यहाँ पहुँचे हैं और तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो महाराष्ट्र कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी दोनों गुटों के जो विधायक हैं वो दाईं तरफ बैठे हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जिसमें निशांत सिद्दीकी और माणिकराव ठाकरे जो कांग्रेस के नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। विश्वजीत कदम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं। नवाब मलिक यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। और बारामती ही नहीं तो पूरे ये कोल्हापुर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 5 यहाँ प्रमुख स्थान हैं, जिसमें कोल्हापुर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, फिर सातारा, सांगली आता है, बारामती, ये वहाँ से लोग आ रहे हैं, मुंबई से लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नितिन नवीन भी यहाँ रहने वाले हैं। तो यहाँ है और आप जैसे आप तस्वीरें दिखा रही थी कि लोग जहाँ जगह मिल रही है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पे लोग ऊपर की तरफ बैठना चाह रहे हैं ताकि वहाँ से वो इस चिता को ठीक से देख पाएँ और जो विधि अनुसार उन पर अंतिम कार्य होगा उसको वो ठीक से देख पाए और आप अपनी आखिरी विदाई उन्हें दे सकें। तो पुरोहितों की यहाँ पर मैं एक पूरी टीम देख रहा हूँ, जिसमें करीब करीब 11 पुरोहित यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सारी जो विधि अनुसार व्यवस्था करनी है वो कर दी है और विधि अनुसार करीब करीब 1 घंटे ये प्रक्रिया चलेगी। 11 बजे उनको अग्नि दी जाएगी, इस तरह की जानकारी थी, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है। तो जैसे ही अभी 5-10 मिनट में जब पार्थिव उनका यहाँ पहुँचेगा, पार्थिव आने के बाद में यहाँ उनको राजकीय सम्मान के साथ उनको यहाँ पर सल्यूट दिया जाएगा, उसी सम्मान के साथ उन पर अंतिम कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर सलामी देने के लिए पुलिस दल पहुँचा है। इसके अलावा यहाँ महाराष्ट्र पुलिस का बैंड भी पहुँचा हुआ है। तो तमाम तैयारियाँ इस राजनेता को, इस लोक नेता को अंतिम विदाई देने के लिए प्रशासन ने भी की है। बोहरा समाज के, मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना की जो भी हिंदुत्व की राजनीति रही हो, लेकिन हम सब ने देखा है अजित पवार ने उन दोनों ही पार्टियों के साथ रहकर भी अपने लिए हमेशा वो स्पेस, वो जगह बनाई रखी। जब बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर मुंबई में लगाए जाते रहे, तो अजित पवार ने एक स्टैंड लिया और कहा कि नहीं, हमारी पार्टी इसलिए नहीं जानी जाती है, हमें हिंदू मुसलमान सबके वोट मिलते हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपनी बिल्कुल अलग लाइन लेंथ यहाँ पर खींच कर रखी हुई थी। अजित पवार को पता था कि उनके वोटों की ताकत क्या है। अजित पवार ये जानते थे कि राजनीति में अगर एनसीपी को आगे बढ़ाना है तो फिर अपनी उस घड़ी को किस तरह से मजबूत करना होगा।
होगा जिस घड़ी से आखिरी वक्त पर उनकी पहचान हुई, जिससे ये पता चला कि जो अलग अलग हिस्सों में जो टुकड़े शव शत विशत वहां पर पड़े हुए थे वो अजित पवार के ही थे, क्योंकि घड़ी से ही उनके शव की पहचान की गई। आप जरा सोचिए कितना विचलित कर देने वाला ये दिन कार्यकर्ताओं के लिए। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल कि अजित दादा पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे। कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और 11 बजे यहां पर आपको बताते चले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 बजे उनके चिता को मुखाग्नि दी जाएगी और उसके साथ ही एक ऐसे युग के एक ऐसे अध्याय का अंत यहां पर होगा जिसकी पूर्ति कभी की नहीं जा सकती है। आदेश सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद मेघा मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आदेश, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि एक बहुत बड़ा शून्य अपने पीछे छोड़कर गए हैं, एक ऐसा महाराष्ट्र का सितारा जो विरले ही देखने को मिलता है, क्योंकि अजित पवार ने हमेशा अपने हिसाब से राजनीति चलाई, चाहे बीजेपी शिंदे गुट को साध कर चलना हो या फिर दूसरी तरफ अपने चाचा के साथ तालमेल बनाकर आगे की तरफ बढ़ना हो। उनकी सियासत को किस तरह से आज के इस मौके पर जब उनकी अंतिम विदाई का बिल्कुल क्षण आ चुका है, आप किस तरह से आकेंगे? देखिए चित्रा, अभी आपने भी बात की कि मुसलमान वोट भी उनको मिलते थे। बीजेपी के साथ रह के भी अजित पवार सेकुलर नेता के रूप में उनकी छवि रही और महाराष्ट्र ने कई सारे नेता अपने समय से पहले खो दिए, जिसमें अजित दादा हैं, जिसमें विलासराव देशमुख हैं, गोपीनाथ मुंडे हैं, प्रमोद महाजन हैं। अक्सर ऐसे हादसे होते आए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन मैं देखता हूं कि अजित पवार लगभग सभी पार्टीज़ के साथ वहां सरकार में रहे, डिप्टी सीएम रहे 6 बार के, लेकिन उनकी छवि को लेके कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बीजेपी के साथ रहे, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि उनकी रही है। पिछले 6 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने बहुत करवट ली है। जो नेचुरल अलायंस थे वो टूट गए। शिवसेना और बीजेपी एक साथ रहती थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों का साथ छूट गया और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आई। 2022 में फिर शिवसेना टूट जाती है और शिंदे साहब जो है वो अलग हो जाते हैं। 2023 में फिर एनसीपी टूट जाती है और अजीत दादा अलग हो जाते हैं। 2024 में फिर एक नया मोड़ आता है और महायुति को ऐसे नंबर्स आते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था और महायुति में फिर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इन सब में इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इन सब में इंडिस्पेंसेबल कोई नेता था तो वो अजित दादा थे, अजित पवार थे। और जब सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार आमने सामने थी, तो उस चुनाव के रिजल्ट के बाद अजित दादा ने माना कि परिवार के बीच ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि दोनों आमने सामने लड़े। तो अब कई सारे सवाल हैं आज की राजनीति में कि पहला सवाल तो ये है कि क्या एनसीपी का विलय होगा, क्योंकि ऐसे समय में अजीत पवार के जाने के बाद अब शरद पवार को कमान संभालनी पड़ेगी क्योंकि वो सबसे सीनियर है। और महायुति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि 2 महत्वपूर्ण नाम हैं उसमें, जो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। लेकिन इन सब का फैसला मुझे लगता है कि अब पवार साहब को लेना होगा, क्योंकि एनसीपी को अब मर्ज होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए एक राजनीतिक समस्या खड़ी हो सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करती थी, अजित पवार की पॉलिटिक्स थी जो महाराष्ट्र की थी। अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सुनेत्रा पवार जो है वो इस बात का फैसला करेंगी कि क्या ये उल्टा भी हो सकता है कि सुप्रिया सुले अब महाराष्ट्र की राजनीति करें और सुनेत्रा पवार दिल्ली में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद है उसको देखें। तो बहुत सारे सवाल हैं। इससे एनसीपी की पॉलिटिक्स, पवार फैमिली की पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये होगा, हालांकि हमें राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति में भावनाएं नहीं होती, राजनीतिक बात करनी पड़ेगी। और महाराष्ट्र क्योंकि इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है और वहाँ महायुति की सरकार है और बहुत बड़ा चेहरा थे अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का, तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज या आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे आपको कि एनसीपी का विलय कब होगा, कैसे होगा, अब एनसीपी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि शरद पवार भी अब बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक तरफ सुप्रिया सुले हैं और दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार हैं। सुनेत्रा पवार क्योंकि राजनीति में नहीं है, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। सुप्रिया, यकीनन महाराष्ट्र की सियासत अब आगे एनसीपी में किस तरह की करवट लेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सुनेत्रा पवार क्या खुद डिप्टी सीएम बनेंगी या फिर अपनी पार्टी के किसी और नेता को ये जिम्मेदारी देंगी, क्योंकि वो राजनीति में है। 2024 में राज्यसभा का सांसद उनको अजित पवार ने बनाया था, या फिर उनके दोनों बेटों में से किसी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर वास्तव में वो दिन आ सकता है कि शरद पवार के साथ, मुझे याद है
2024 का जब मैं इलेक्शन विधानसभा का कवर कर रही थी तो हेलीकॉप्टर के जरिए जब हम अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे अजित पवार के साथ इंटरव्यू करते हुए ये सवाल मैंने पूछा था कि आप बताइए कि विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश बची हुई है कि चाचा और भतीजे दोनों साथ साथ आ जाएं? तो मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब उन्होंने टाल दिया था, ये कहते हुए कि अभी एनसीपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, मेरी पूरी जिम्मेदारी इसी बात को लेकर है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पूरा करूं। और यकीनन वो रिजल्ट में भी परिलक्षित हुआ जब 41 सीटों के साथ शरद पवार को बहुत पीछे अजित पवार ने छोड़ दिया था। आप सोचिए कितना बड़ा मैंडेट उनको मिला था। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत एनसीपी में कैसे आगे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अजित पवार का पार्थिव शरीर जिन जिन हिस्सों से गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, सभी की आंखें नम है। वैभव परब हमारे सहयोगी के कैमरामैन ये तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, अपने आसपास जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको शब्दों में बयां करिए। जिन जिन रास्तों से ये पार्थिव शरीर गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, वहां पर महिलाएं पुरुष बिलखते हुए रोते हुए अपने अजित दादा को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैभव, बारामतीकरांना विनंती राहील की आपण मैदानामध्ये जिथे असाल तिथे आता बसायचं आहे, मागे मागे करू। देखिए, बहुत मुश्किल घड़ी है बारामती की जनता के लिए, एनसीपी के कार्यकर्ताओं के लिए और अजित पवार के समर्थकों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी घड़ी है कि जिस नेता ने एक बारामती बनाई है, कार्यकर्ता बनाए हैं, कहीं विधायक बनाए हैं, एमपी बनाए हैं, अब इस नेता को अलविदा करना बहुत ही एकदम जड़ अंतकरण से इसको अलविदा करने की ये घड़ी है। और हर कोई यहाँ पे अब हम दिखा रहे हैं कि 9 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अजित पवार की जो अंतिम विदाई है इसमें सैकड़ों बाइक युवक है वो इस पर सवार है। हर चौराहे पे महिलाएं रो रही है, जो बुजुर्ग है उनको लग रहा है कि हर एक का अपना घर का ही आदमी कोई यहाँ पे गया है। देखिए, ये दृश्यों में देखिए, छोटे बच्चे भी अजित पवार को अलविदा करने के लिए यहाँ पे आए। देखिए, घोषणा हो रही है अजित पवार के नाम से। ये जो माहौल है ना महाराष्ट्र में की राजनीति में, देखो आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता है ना थोड़ी सी इमोशनल है, सेंसिटिव है। वो ये सहन नहीं कर सकती कि अपने में से कोई एक आदमी है वो गुजर गया है और उसका निधन हुआ है, इतना बड़ा नेता जो एक काटेवाड़ी गांव से, महाराष्ट्र के बारामती जिले से काटेवाड़ी गांव से आ रहा है। और ये भीड़, ये तस्वीरें, ये सब कुछ बता रही है कि अजित पवार ने आखिर में क्या कमाया है महाराष्ट्र में। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा गणित जो कल से वायरल पोस्ट है वो मैं बताना चाहूँगा कि अजित पवार 66 साल के थे, 6 महीने हुए थे और 6 दिन हुए थे, और अजित पवार 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और 2026 चल रहा है। तो ये जो संख्या बल है ना, इसका कैलकुलेशन अब बारामती की जनता कर रही है। देखिए भीड़, देखिए ब्रिज के ऊपर भी लोग हैं, जिसका ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ पे भी लोग खड़े हैं, हाथ में फूल लिए हैं, छोटे बच्चे हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, कॉलेज के लड़के हैं। यहाँ की पूरी जनता है ना महाराष्ट्र की, बारामती की, वो पूरे रास्ते पर उतरी है, सड़कों पर उतरी है अजित पवार को आखिरी अलविदा करने के लिए। ये जो आखिरी के जो क्षण है ना, ये बहुत ही मुश्किल है बारामती की जनता के लिए। और बारामती की जनता तो ये इस सड़क पर है, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल है वो विद्या प्रतिष्ठान पर जमा हुआ है। उद्धव ठाकरे से लेके राज ठाकरे, शरद पवार खुद वहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ देखा गया तो महाराष्ट्र में बारामती के जो कई सारे नेता है, लीडर्स है, एनसीपी के नए लीडर्स है, वो वहाँ पे आंखों में आंसू निकाल कल रात से रो रहे हैं। उनको थमाने की कोशिश है वो सुप्रिया सुले कर रही है, रोहित पवार खुद कर रहे हैं, पार्थ पवार है, उनके बेटे अजित पवार के बेटे, दूसरी तरफ है उनका पूरा परिवार है वो एक गट्टा हो गया है। ये देखिए बारामती की ताकत, ये पवार फैमिली ने कमाई हुई ताकत है। ये बारामती के लोग जो सड़कें पे उतरे ना, ये पवार फैमिली ने कमाई हुई है। देखिए अजित पवार के करियर में सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं मिले, लेकिन कई सारे चढ़ उतार आए हुए हैं। आप सोचिए कि जिस वक्त जहाँ पे एक पार्टी की 2 पार्टियां हो रही, वो डिसीजन कितना बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा एक परिवार के लिए। लेकिन अजित पवार ने कभी भी परिवार के खिलाफ कोई घोषणा, कोई कभी गलत जवाब या कोई गलत भाषण नहीं दिया था। लेकिन अजित पवार हमेशा ये कहते थे कि पार्टी है, उनकी पार्टी वो चला रहे हैं, हम हमारी पार्टी चला रहे हैं, इस प्रकार की भाषा वो करते रहे थे। लेकिन शरद पवार को जब हमने हाल ही में एक सवाल पूछा था अजित पवार को कि शरद पवार जी को क्या आपको लगता है कि रिटायरमेंट लेना चाहिए,
तभी उसी समय पे बदले बदले अजित पवार हमें दिखाई दिए थे। अजित दादा ने उसी समय पे कान पे हाथ लगाए थे कि बोला बाबा मेरे से गलती हो गई है, अब मैंने शरद पवार जी को पहचान लिया है। शरद पवार जी का हाल ही में जन्मदिन हुआ था, उस जन्मदिन में अजित पवार कितने बड़े शरद पवार कितने बड़े नेता है ये मैं समझ चुका हूँ। शरद पवार जी को जितना मन चाहे वो राजनीति करे। देखिए अजित पवार का फैंस फॉलोअर्स इतना था ना कि अजित पवार जब भी भाषण देने खड़े रहते थे ना रैली में, तो नीचे से कोई ना कोई आवाज़ देके उनको तारीफ करता था, रिस्पॉन्स करता था। महाराष्ट्र का ऐसा नेता था कि जिसको आई लव यू के नारे आते थे नीचे से। आप सोचिए, नीचे ऊपर अजित पवार भाषण दे रहे और नीचे से आवाज़ आ रही कि आई लव यू दादा, तो दादा वही बोलते थे कि आई लव यू बाद में कि पहले घड़ी का बटन दबाओ। देखिए किस प्रकार की राजनीति रही है। अजित पवार ने कई बार राजनीति से संन्यास लेने का भी प्रयास किया है, क्योंकि अजित पवार सेंसिटिव नेता करके माने जाते हैं, इमोशनल नेता माने जाते हैं, और इसी वजह से अजित पवार को कई बार अपना इस्तीफा देना पड़ा था। फिर कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे, कार्यकर्ताओं ने मनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद है अजित पवार फिर एक बार एक्टिव मोड में हो गए। हम आपको दिखा सकते हैं पार्थ पवार देखो ऊपर है और दूसरी तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं अजित पवार। ये है अजित पवार ने कमाई हुई ताकत। देखिए जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा वीवीआईपी मूवमेंट है। मैं लौट रही हूँ। देखिए जो पार्थिव शरीर है तिरंगे में लिपटा हुआ अजित पवार का, वो सीधे इस ग्राउंड का रुख कर रहा है जहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, आपके आसपास काफी ज्यादा भीड़ दिखी जा रही है, तस्वीरें भी दिखाइए, और यहाँ पर तैयारियां क्या पूरी की जा चुकी है? गणेश, बोलणारे शब्द कापरतायत आणि सगळ्यांचे लाडके दादा सिर्फ आम जनता के लिए नहीं, तो जो वीवीआईपीज़ आ रहे हैं यहाँ पर उनके लिए भी स्टेज के पीछे की जगह जो रखी गई थी वो कम पड़ेगी, और इसी वजह से वहाँ व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। और दाईं बाईं तरफ भी व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर भी लोग भर चुके हैं, अभी भी कई सारे लोग आना बाकी हैं, तो व्यवस्था बढ़ाई जा रही है यहाँ पे। चित्रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले हमने किरण गुर्जर, जो अजीत पवार के बेहद करीबी दोस्त माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार जब अजीत दादा चुनाव लड़ने की सोच रहे थे तो उस समय उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित इन्हीं किरण गुर्जर ने किया था। वो चुनाव था शुगर कॉर्पोरेशन का, और पहले में वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन किरण गुर्जर वो व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा, और वहीं से उनका राजनीतिक जो जर्नी थी वो शुरू हुई। वो मुझे ये बताया है उन्होंने अभी कि करीब 10 दिन पहले दादा और वो दोनों खाना खाने के लिए एक जगह गए थे जब वो बारामती में थे, और उस समय अजीत पवार ने उन्हें ये कहा था कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, जो हार का सामना उन्हें करना पड़ा था अभी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में, उससे वो बड़े हताश थे या एक तरह से मायूस थे। और उन्होंने ये बात कही थी कि जिस तरह की राजनीति चल रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने अब रुकना चाहिए, मैंने राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात किरण गुर्जर कह रहे हैं, यानी दादा के मन में 10 दिन पहले तक ये बात थी कि राजनीति से हमने संन्यास लेना चाहिए, और क्या इसी वजह से दोनों पार्टियों को एक करने की कोशिश अजीत पवार की तरफ से बीएमसी चुनावों में या महानगर पालिका चुनाव में हुई थी क्या? तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये दादा के मन की बात कहता है, क्योंकि जिस तरह पार्थ पवार पे आरोप लगे, जिस तरह हार का सामना करना पड़ा, तमाम चीज़ें उन्हें अफेक्ट कर रही थी, और वो ये कह रहे थे कि वो राजनीति से थोड़ा दूर हो जाएंगे या एक ब्रेक लेंगे या राजनीति से हटकर कुछ और करेंगे। पर 3 दिनों का राजकीय शोक है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई अपने नेता को दी जाएगी। लिहाजा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आखिरी विदाई के लिए जो आखिरी सैल्यूट होता है वो करने के लिए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनकी मौजूदगी यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक प्रोटोकॉल होता है कि वो डिप्टी सीएम इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के थे। 3 दिनों का ये राजकीय शोक है। आपको बताते चले यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की भी मौजूदगी है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के तमाम जितने भी मंत्री हैं तकरीबन ज्यादातर को मैं इस वक्त बैठे हुए देख पा रही हूँ, जो ठीक जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है, जहाँ पर चिता सजाई जाएगी, उसके ठीक बाईं तरफ वो लोग बैठे हुए हैं। यानी कि किसी भी पार्टी से कोई लोग हों, खुद
खुद एनसीपी के 41 जो विधायक, एक को अगर उसमें से हम घटा दें क्योंकि बारामती से खुद अजित पवार यहाँ पर विधायक चुने गए थे, तो कुल 40 यहाँ पर विधायकों की मौजूदगी है। 10 जो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। कांग्रेस के भी कई लोग हैं। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के शिंदे गुट के भी कई लोगों को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यकीनन सभी के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता साझा करते थे अजित पवार, और अब सब दादा को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, एक तरफ अगर पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पर परिवार के तमाम वो सदस्य, हम सब जानते हैं कि पवार परिवार कितना बड़ा है, और परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर आगे की तरफ बैठे हुए हैं। सबके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है, और अभी बहुत सारे परिवार के लोग जो पार्थिव के साथ आगे की तरफ भी आ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से शरद पवार, जिनका खुद इतना मुरझाया हुआ उदास सा चेहरा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यकीनन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सुप्रिया सुले, अजित पवार जिसको लेकर वो इस तरह से आगे बढ़े, महाराष्ट्र की सियासत में जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई, वो इस तरह से चले जाएंगे। पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे शरद पवार बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और भी तमाम नेता, कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो मुझे महाराष्ट्र सदन के इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वालों की मौजूदगी है क्योंकि यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ आखिरी सल्यूट भी उनको किया जाएगा, आखिरी सलामी दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। जिस तरह की तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रही हूँ, और दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं वो भी अपनी जगह पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। पीछे की तस्वीरें जरा एक तरफ दाहिनी तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए, पूरा का पूरा ये ग्राउंड अथाह भरा हुआ है। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग या तो जमीन पर बैठे हुए या जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहीं पर इस समय बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है। दूर दूर तक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक। एक बार गणेश के पास जल्दी से हम चलते हैं, गणेश हमारे सहयोगी जानकारी देंगे इसके बारे में। और गणेश, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर वो तस्वीरें दिखाइए और आप बताइए अलग अलग हिस्सों से, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दाहिनी तरफ की तस्वीरें देखिए, सभी के हाथ में मोबाइल है और वो अपने नेता के इस आखिरी विदाई की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं, कैद कर लेना चाहते हैं, और यहाँ पर अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी है। गणेश, तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है। गणेश जी, चित्रा, यहाँ पे तैयारियां हो चुकी हैं और बाईं तरफ में कैमरा मैन रुपेश सेलार से कहूँगा कि वो एक पैन करके दिखाए कि कितनी भीड़ है। और पूरा ग्राउंड भर गया है और ग्राउंड के बाहर भी अब लोग हैं, तो शायद लोगों को कोई और पर्याय व्यवस्था देने की कोशिश प्रशासन करेगा। अब ये तस्वीरें आप, पुलिस बैंड यहाँ पर आया हुआ है। पुलिस बैंड जो होता है वो यहाँ पर पुलिस बैंड भी सलामी देगा, और जो गार्ड ऑफ ऑनर देना होता है वो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए यहाँ पर 21 पुलिस गार्ड्स यहाँ पर पहुँचे हैं जो 21 तो की सलामी देंगे, गन्स की सलामी देंगे। तो ये तैयारियाँ यहाँ पूरी हो चुकी है, किसी भी समय पार्थिव यहाँ पहुँचेगा। तमाम वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर शुरू हो गए और किसी भी समय यहाँ पर अमित शाह और नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में। तो बाईं तरफ ये भीड़ है, एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई है ताकि लोग जो बहुत पीछे खड़े हैं उनको इन एलईडी स्क्रीन्स पर दिखाई दे। और एलईडी स्क्रीन में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी और शरद पवार के बीच बात हो रही है। अब नितिन गडकरी और शरद पवार ये बेहद करीबी उनका साथ रहा है, दोस्ती का साथ रहा है। और अजीत पवार बात कर रही थी इंटरव्यू के दौरान की दोहराई थी, जहां पर अजीत दादा की यादें आपने रखी। तो हम भी जब अजीत पवार की राजनीति देखते हैं तो अजीत पवार ने बीजेपी के साथ गए हो, कहीं भी गए हो, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर रहे हैं। उन्होंने ये बात लगातार कही है। देखिए चित्रा, अजीत पवार, जब शरद पवार ने राजनीति शुरू की तो वो मराठा बनाम ग्रामीण, मराठा बनाम दलित, इस तरह की राजनीति करके अपने आप को सेफ रखते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनेता इस तरह का आरोप अजीत पवार पर, भले ही वो शरद पवार के साथ थे, लेकिन उन पर कभी नहीं कर पाया। उन्होंने कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं की। आपण काल ज्या पद्धतीने शिस्त पाळलेली आहे, निर्माण किया कि सिर्फ काम बोलता है और वो हमेशा ये कहता है कि मैं काम का आदमी हूँ। और लगातार ये बात कहते हुए उन्होंने ये दिखाया था कि वो काम के आदमी है, महाराष्ट्र के काम के आदमी है, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम के आदमी है और उनका काम बोलता है। उनकी राजनीति जातिवाद या किसी और धर्म को लेकर
टीका टिप्पणी करके वो नहीं करते थे। तो वो 6 बजे जो काम करते थे वो रात देर तक काम होता था। कई बार तो एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस डे शिफ्ट में काम करते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट में अजीत दादा आते हैं जो सुबह 6 बजे का अपॉइंटमेंट देकर ज़रूरत पड़ी तो शाम देर रात तक वो काम करते। तो उन्होंने कभी घड़ी का कांटा देखा नहीं, काम के वक्त वो काम करते थे। मुझे याद है कि सुबह 6 बजे अपने सेक्रेटरीज के साथ फाइलों को लेकर वो अपना एजेंडा सेट करते थे दिन का कि कौन सा आज रखना, और 9 बजे के बाद पार्टी का काम देखना शुरू करते थे। उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो अपने आप को काम में झोंकने वाला यह व्यक्ति है। देखिए इसी वजह से 8:30 पर वो बारामती पहुंच चुके थे। सबसे पहली सभा 10 बजे की रखी थी उन्होंने, 6 बजे अपने घर से निकले थे मुंबई। मैं लौटूंगी आपके पास। अब इस समय आप लगातार बैठे हुए स्टूडियो में अपनी साझा की है समय समय पर अजित पवार के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति का वो एक ऐसा सितारा थे जो इधर रहे तो भी उतना ही चमकता था, उधर रहे तो भी उतना ही चमकता था। उनकी अपनी अलग कदकाठी थी, अपनी अलग पहचान थी जिसको लेकर वो आगे बढ़ते थे। मनीष जी, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? माफी के साथ मैं आपके पास बहुत देर से आ पाई हूँ, प्लीज। मनीष जी के पास मैं जाऊंगी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उसके पहले एक बार तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। पीछे ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड है, आप देखिए, जहां तक ये विद्या प्रतिष्ठान का बड़ा सा ग्राउंड है, जहां तक आप नजर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सब ये नीचे जमीन ही है, आपको बताते चले कि लाल बलुआ मिट्टी है, उसी के ऊपर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामने से अनाउंस किया जा रहा है मराठी में, सबको यहाँ पर संबोधित करते हुए बताया जा रहा है। जिसको जगह नहीं मिल पा रही है उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप जहां हैं वहीं से अपने नेता को अंतिम विदाई दें। आप दूर दूर तक जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो अजित पवार, अपने प्रिय नेता को, अपने जननायक को, जिन्होंने एनसीपी को उस जगह पर स्थापित किया जिसकी कल्पना के तहत एक बहुत बड़ा धड़ा एनसीपी का अजित पवार के साथ जाकर मिल गया था, शरद पवार को छोड़कर। और यहां पर आप देख रहे हैं इस समय अजित पवार के भी तमाम कार्यकर्ता हैं, इस समय शरद पवार के भी वो तमाम कार्यकर्ता जो एक वक्त पर ये ख्वाब संजोए थे कि परिवार एक हो जाए। दोनों को ही वो इतना प्यार दुलार करते थे, लेकिन किसी एक को चुनना था तो कई लोग अजित पवार के साथ यकीनन 24 के विधानसभा चुनाव के दौरान चले गए थे। देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पर, ये लोग बैठी हुई हैं, दूर दूर से ये लोग यहाँ पर आई हुई हैं, कई महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपको बताते चले 2024 का जब मैं चुनाव कवर कर रही थी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, तो मैंने एक चीज महसूस की, मैंने इसको लेकर सवाल भी पूछा था अजित पवार के साथ, क्योंकि उन्होंने पिंक कलर की थीम, वो गुलाबी रंग का साफा पहनते थे, वो गुलाबी रंग का जो हाफ जैकेट है वो पहना करते थे सफेद उस पर, और महिलाओं को लेकर कई तरह की योजनाओं का ऐलान भी उनकी ओर से किया गया था। एनसीपी ने अपना जो घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें भी किस तरह से वो जब आएंगे तो क्या क्या कामकाज किए जाएंगे, अलग अलग हिस्सों में खासतौर से जो विधायक हैं उनके लिए अलग अलग घोषणा पत्र, बड़े प्लान तरीके से अजित पवार ने 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। जितने नेता यानी कि 59 जिन जिन सीटों पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अलग अलग सीटों के लिए उन्होंने घोषणा पत्र वहां के स्थानीय लोकल मुद्दों के साथ तैयार किए थे और उसको लेकर जनता के बीच उसको साझा किया गया था। और उसके जरिए हमने देखा अप्रत्याशित सफलता भी 59 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 41 सीटें जब जीतती है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, दूर दूर तक जहां तक आप नजर डालेंगे, दूर बिल्कुल मैं देख पा रही हूं, पेड़ के उस पार भी तमाम ऐसे लोग हैं जो सीढ़ियां वहां पर बनी हुई हैं वहां पर बैठे हुए हैं। बीच में एक ट्रक है, कुछ लोग ट्रक के ऊपर बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की सियासत के आप बड़े नेता हैं, नागपुर से सांसद और कई बार के केंद्र में मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, वो शरद पवार के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। शिंदे साहब को मैं देख पा रही हूँ, और भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पर जिनकी मौजूदगी है। और अब इंतजार किया जा रहा है, पार्थिव शरीर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें इस वक्त आम जनता को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। शाळेच्या बाजूने कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन
140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं
सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते तो नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्तावित कर देता है और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता के महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे
टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाखोंच्या संख्येने महाराष्ट्रातून लोक येतात, बाहेर बरीच मंडळी आहेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बजट सत्र की शुरुआत के ठीक पहले इस मौके पर उनकी ओर से अपील की गई है तमाम सांसदों से कि सुचारू रूप से सदन चले। इसी के साथ ही परफॉर्म और सिर्फ परफॉर्म का नारा भी उनकी ओर से दिया गया है। बजट सत्र से देशवासियों को ढेरों उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विजन के साथ सबको आगे बढ़ने की बात कही है और देश और दुनिया में जिस तरह से भारत का परचम बुलंद हो रहा है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। मैं इस वक्त बारामती में मौजूद हूं। आपको बताते चले पार्थिव यहां पर बस पहुंचने ही वाला है, जिसको लेकर आप देखेंगे कार्यकर्ता किस तरह से यहां पर लगातार नारे लगा रहे हैं। कई कार्यकर्ता आगे की ओर भी बढ़ते हुए चले गए क्योंकि यहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है, वो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। देखिए उनका पार्थिव जिस फूलों से सजे हुए जिस रथ पर सवार है वो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। अजित पवार की मुस्कुराती हुई तस्वीरें जिस पर फूल की माला लगाई गई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और कार्यकर्ता अपने अपने मोबाइल से ये तस्वीरें कैद करते हुए इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर है, भारी जमावड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तमाम बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। शरद पवार, नितिन गडकरी, सुप्रिया सुले, तमाम लोग इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत को और महाराष्ट्र के विकास को अलग धार देने में लगे हुए थे। आप देख रहे हैं उनका पार्थिव शरीर अब प्रवेश कर चुका है उस हिस्से में जहां पर थोड़ी देर के बाद पंचतत्व में उनका शरीर विलीन हो जाएगा। अजित दादा पवार नहीं रहे और इसी के साथ ही उनको लेकर अपने अपने शब्दों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए यहाँ पर तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं।
धीरे धीरे बड़ा मुश्किल हो रहा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मुश्किल हो रहा है उनके उस पार्थिव शरीर जिस रथ पर रखा गया है उसको लेकर भीतर की ओर प्रवेश करना। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जब एक जननायक एनसीपी का जब इस तरह से विदा लेता है तो फिर हालात कैसे होते हैं। गणेश के पास एक बार चलते हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में किस तरह से पार्थिव शरीर अब धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करता हुआ और काफी ज्यादा भीड़ उस तरफ है। गणेश, बहुत ज्यादा भीड़ है चित्रा, आप भी देख पा रही हैं, और ये इनकी भावनाएं भी इतनी, जैसे ही पार्थिव यहाँ आएगा तो लोगों के आंसू शायद नहीं थमेंगे, क्योंकि ये स्थान बारामती कर या पुणे, पिंपरी चिंचवड, तमाम महाराष्ट्र के लोग जो उनके फॉलोअर्स थे या जिनका उनका प्रभाव उनकी ज़िंदगी में पड़ा था, वो तमाम लोग अब सोच रहे हैं कि आगे क्या। लेकिन अब यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने वो पहुंचे हैं और आप थोड़ा सा इस ट्रक को अंदर आने के लिए जो सजाया गया है फूलों से, जिसमें उनका पार्थिव है, पार्थिव के साथ उनका परिवार चल रहा है। मेरे मुताबिक सुनेत्रा पवार इस पर ट्रक में मौजूद हैं, पार्थ पवार, जय पवार, वो तमाम मतलब पत्नी बेटे दोनों यहाँ पर इसमें इस ट्रक के साथ में उनके पार्थिव के साथ में यहाँ पहुँच रहे हैं। और पार्थिव पहले यहाँ आएगा, गार्ड ऑफ ऑनर, स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे होगा, महाराष्ट्र पुलिस का बैंड यहाँ पर बुलाया गया है जो वहाँ उन्हें सलामी देगा। यहाँ पर गार्ड्स बुलाए गए हैं, मुंबई पुलिस के वो विशेष दस्ता होता है जो स्टेट फ्यूनरल में गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं प्रशासन की तरफ से भी, और कुछ ही समय में यहाँ पार्थिव आएगा। पुरोहित भी यहाँ तैयारी करके उनकी हो चुकी है, और जैसे ही पार्थिव को कंधा देकर पहले स्टेज पे लाया जाएगा और बाद में यहाँ उनके पार्थिव को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर जो वीवीआईपीज़ आए हैं उनको उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे, श्रद्धांजलि देने का या फुलांजलि देने का उन्हें शायद अब ट्रक से उतारा जा रहा है। ट्रक को वहां रोक दिया गया है गेट के पास, और वहीं से पार्थिव को कंधा देकर यहाँ स्टेज पर, और यहाँ पर अंत्यविधि की प्रक्रिया शुरू होगी, कार्य शुरू होगा। सबसे पहले सभी को यहाँ उनको विदाई देने या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया जाएगा, और बाद में ही पुरोहितों की तरफ से अंतिम कार्य की शुरुआत होगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा ये पूरा प्रक्रिया चलेगी, अंतिम कार्य चलेगा, और उसके बाद में मुखाग्नि देने के बाद में यहाँ पर से लोग भी शायद आने को गणेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं फ़ौरन आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ साफ नज़र आ रहा है अजित पवार का पार्थिव देह लेकर किस तरह से भीतर प्रवेश कर चुका है। ये पूरा का पूरा जो ट्रक है जिसको फूलों से सजाकर एक रथ का आकार दिया गया है वो भीतर प्रवेश कर चुका है। लेकिन वहाँ पर चूंकि ऊपर बहुत सारे तार भी दिखाई दे रहे हैं जिनको ऊपर पुश किया जाएगा और उसके बाद ही वो भीतर की तरफ आएगा। और उसके बाद आपको बताते चले पार्थिव देह वहाँ से निकाल कर और अजित दादा अमर रहे जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजरा है। आज बारामती की सड़कों पर हर कोई आंखों में आंसू लेकर अपने नेता को अंतिम विदाई देता हुआ नजर आया। 16 सालों में 6 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने वाले अजित पवार से जब भी उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सवाल पूछा जाता था कि क्या आप मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, उसके लेकर क्या तैयारी है, क्या चाहते हैं, शरद पवार के साथ क्या आप आएंगे, तो बड़े मुस्कुराते हुए सहज विनम्र भाव से वो जवाब भी दिया करते थे। सियासत की एक अलग लकीर यहाँ पर खींची गई है और यहाँ पर देख पा रहे हैं अजित दादा पवार को लेकर किस तरह से कार्यकर्ता बेहद भावुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई लोगों को नजर, चूंकि उनका वो पार्थिव देह दिखाई दे जाए, लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो वो थोड़ी नाराजगी भी यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यकीनन महाराष्ट्र की सियासत के ऐसे सितारे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 24 घंटों से ज्यादा का समय गुजर चुका, लेकिन इस बात पर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि अजित दादा पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। विमान क्रैश में उनकी जान चली गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंच चुका है उस स्थल पर जहां पर कुछ ही देर के बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले हम सब ने तस्वीरें देखी कैसे काटेवाड़ी स्थित उनके आवास पर लेकर जाया गया था, जहां पर उन्होंने पिछली बार की दीपावली अपने तमाम लोगों के साथ मनाई थी। वहां पर पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जिन्होंने अंतिम विदाई दी और अब उनका पार्थिव देह यहाँ पर
पहुंच चुका है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए। दूर दूर से लोग यहां पर आए हुए हैं। इस सब हर कोई स्तब्ध है, किसी को यकीन कर पाना मुश्किल है। और आपको बताते चले पार्थिव शरीर अब वहां से निकालकर आगे की ओर लेकर आया जाएगा, यानी कि चार जो अंतिम क्रिया होती है हिंदू रीति रिवाज के साथ कंधे पर उनके पार्थिव देह को लेकर आगे की ओर बढ़ा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए पुरोहित मौजूद हैं, चिता यहाँ पर पहले ही सजा दी गई है, लकड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। और अब ज़रा सोचिए, जो घड़ी अजित पवार का पहचान जिस घड़ी ने उनकी तकदीर बदली इसी महाराष्ट्र की सियासत में, जिस घड़ी चुनाव चिन्ह के जरिए उन्होंने अपनी अलग लकीर खींची थी। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे की तरफ सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर पुरोहित इंतजार कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेघा, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अब से राम नाम सत्य के साथ अजित पवार का ये जो पार्थिव देह है वो अपनी चिता पर लेटेगा और उसके साथ ही उनको मुखाग्नि दी जाएगी। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे करके अब आगे की ओर लेकर आया जाएगा। मेघा, महाराष्ट्र के लिए, बारामती के लिए मुझे लगता है चित्रा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे लगता है पूरा पुणे ज़िला यहाँ जैसे उमड़ कर आ गया हो, रास्ते में हो, उस ट्रक के साथ चल रहा था जो ट्रक उनके गांव काठेवाड़ी से लेकर अभी विद्या प्रतिष्ठान सेंटर जहां आप खड़ी हैं वहां तक जो पहुंचा है, जो मैं तस्वीरों में देख रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, बिल्कुल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सुप्रिया सुले और परिवार के तमाम सदस्य जो आ रहे थे इस पार्थिव शरीर के साथ। सुप्रिया सुले वहां तक पहुंची और फिर उन सभी को लेकर आगे की ओर वो बढ़ रही हैं, क्योंकि उसके बाद आपको बताते चले यहाँ के प्रशासन, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है, तो परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में हमारे दर्शक इस वक्त, सुनेत्रा पवार भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और परिवार के लोगों के लिए कितना बड़ा वज्रपात है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर अजित दादा अमर रहे के नारे लग रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शक तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये तस्वीरें अपने आप में हर किसी की आंखों में आंसू भर देने के लिए काफी हैं। मेघा, ये जो तस्वीरें हैं, देखिए, हाथ पकड़कर सुप्रिया सुले सुनेत्रा पवार को ले जा रही हैं। यही दोनों, सोचिए कुछ समय पहले चित्रा, यही दोनों महिलाएं आमने सामने खड़ी थी इसी जगह के लिए, बारामती में, जहां ये सब कुछ आज मंजर पूरी दुनिया देख रही है। यही दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन परिवार एक होता है, वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन एनीथिंग एल्स। तो आज वो परिवार एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले हाथ पकड़कर सुनेत्रा पवार को लेकर जा रही है मंच की तरफ और पूरा परिवार यहाँ पर। शरद पवार जी पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और कल मैं आपको एक बात बताऊं चित्रा, पिछले 15-16 साल से तो अजीत पवार और शरद पवार जी को मैंने ही कवर किया है महाराष्ट्र में। कल जब मैंने शरद पवार जी का बयान देखा, शाम में, रात के वक्त, जब जबरदस्ती उनसे एक बयान दिलवाया गया, उन्होंने कहा कि मैं आज मीडिया से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मतलब इतनी प्रेशर थी उनके ऊपर कि वो बयान कल उनको देना पड़ा, क्योंकि इतनी राजनीति होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा भी कि ममता बनर्जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, लोग जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसमें अभी राजनीति नहीं लेकर आए, ये एक एक्सीडेंट है, इसे एक्सीडेंट की तरह रहने दीजिए। अब तो ये तो सवाल इन्वेस्टिगेटर्स ही इसका जवाब देंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जिस तरीके की राजनीति कल हुई, एक शरद पवार, कई लोगों ने कल मुझे चित्रा ये बात फोन करके बोली, महाराष्ट्र क्योंकि मैंने इतने समय, लंबे समय तक कवर किया है और अभी भी ट्रैक रखती हूं, कई लोगों ने मुझे फोन करके ये बताया कि कल पहली बार उन्हें शरद पवार, एक कद्दावर, मुझे लगता है कि आज कई लंबे समय, कई दशकों से कद्दावर नेता महाराष्ट्र के शरद पवार कल एक दया के पात्र लग रहे थे। इतना बुरा लग रहा था कल उनको देखकर, वो बोल नहीं पा रहे थे जिस हालत में वो थे। और जिस आप समझ सकती हैं क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी कल, उसमें उनको बाहर आकर ये बयान देना पड़ा। कहा उन्होंने कि मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता था किसी से। सोचिए एक स्थिति, एक पिता जैसी की स्थिति, क्योंकि अपने नीचे उन्होंने अजीत पवार को अपने सामने, अपने हाथों के नीचे ट्रेन करके। मैं रोकना चाहूंगी